हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आरआरबी तेजस्वी। मैं गौतम कुमार। आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आज क्या करेंगे, उनके टोटल 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आज वाली सीरीज में हमारा जो टॉपिक्स है वो है रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस आरआरबी के एग्जामिनेशंस में देखने को जरूर मिलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो इसलिए भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हमें ड्रग्स भी डिस्कस करने हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी में आप लोगों ने एंटी एमेटिक्स ड्रग पढ़ा होगा, ड्रग्स फॉर डायरिया पढ़ा होगा, एंटी अल्सर ड्रग पढ़ा होगा, ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन यानी लैक्सेटिव परगेटिव ड्रग आप लोगों ने डिस्कस किए होंगे। तो ये सारे जो फार्माकोलॉजी के अप्रोच होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो एज लाइक अर्लियर क्लासेज, जैसा कि तेजस सीरीज जो आप लोग के लिए ये प्रोवाइड किया गया है, इसमें आरआरबी एग्जामिनेशंस यानी जो प्रीवियस आरआरबी का एग्जाम हुआ है उसके बेस पर या जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके बेस पर टॉपिक्स को डिसाइड करके टोटल हम उन टॉपिक्स के सारे कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं अलग अलग क्वेश्चन के मीडियम से यानी बेस पर। आज वाली सीरीज में भी हम टोटल 30 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आपके लिए बेनिफिशियल हो और लगभग सारे कंसेप्ट को हम अप्रोच करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जी आज का तेजस सीरीज का, जिसमें रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव सिस्टम से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, नेम द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली किसे कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ही कहा जाता है। इसको हम जीआईटी के नाम से भी जानते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, जीआईटी हो या एलिमेंट्री कैनाल हो या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो या डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ये सब एक दूसरे से ही यानी ये सब एक दूसरे को ही बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है जी कि लार्जेस्ट पार्ट की अगर बात की जाए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या डाइजेस्टिव सिस्टम में तो वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और स्टमक। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि सर स्टमक तो बहुत छोटा होता है, लीवर का साइज भी छोटा है, लेकिन लीवर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड है। और कौन सा ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हमेशा याद रखिएगा। लीवर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के केस में, और एंडोक्राइन ग्लैंड में लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा कौन सा होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, जो बटरफ्लाई शेप में होते हैं। तो लीवर और स्टमक तो नहीं होगा सर। लार्ज इंटेस्टाइन का भी बहुत ज्यादा लेंथ नहीं होता है जी। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात करूं तो अराउंड 6.5 to 7 मीटर इसके क्या होती है, लेंथ होती है। यानी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात की जाए तो लगभग 6.5 से 7 और ऑन एन एवरेज 6.7 मीटर ये क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। तो सबसे बड़ा अगर मैं टोटल एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं तो अराउंड 9 मीटर एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है। कितनी होती है, 9 मीटर। और उस 9 मीटर लेंथ में अकेले स्मॉल इंटेस्टाइन के पास लगभग 6.5 यानी 6.5 to 7 मीटर लेंथ है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट, अगर मैं लेंथ वाइज की बात करूं तो लार्जेस्ट ऑर्गन्स हमारा क्या होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, तो सर स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है ना, यहाँ पर ए लिखा हुआ है सबका, ए बी सी एंड डी, ये ऑप्शन बी होगा जी, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज द नैरोअर देन द लार्ज इंटेस्टाइन बट इट फॉर्म द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्यूब्स। The length is about 6.7 meters, which is 3.5 times length of the human body. Human body से लगभग 3.5 गुना ज्यादा इनकी क्या होती है, लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फूड दैट एंटर्स द इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक इज कॉल्ड। वो फूड यानी आपने जैसे ही फूड को इंटेक किया, वो फूड अब कहाँ पर जाएंगे, इंटेस्टाइन में जाएंगे, तो उस फूड को क्या कहा जाता है। तो देखिए अगर मैं फूड की डाइजेशन की बात करूं तो फूड का डाइजेशन बिगिंस कहां से हो जाता है, माउथ से। आपने पढ़ा होगा कि हमारे सलाइवा में कुछ अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि फूड में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, माउथ से हो जाता है। फिर वो स्टमक में जाते हैं, स्टमक में एक एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम, जो कि क्या करता है जी, आपके प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो यानी जब फूड इंटेस्टाइन में जाते हैं तो ऑलमोस्ट फूड की अगर हम बात करें तो पार्शियली डाइजेस्ट हो चुके होते हैं, यानी फूड का डाइजेशन शुरू हो चुका रहता है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डाइजेस्ट हो चुके रहते हैं, या कुछ पार्शियल यानी आधे अधूरे वहां पर डाइजेशन हो चुका रहता है। और ये जो आधे अधूरे डाइजेशन होता है फूड का, या किसी भी फूड को अगर हम कह सकते हैं कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, तो उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट, जिस वर्ड को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं,
काइम कहते हैं। और उसी काइम से आपको ये आंसर यहाँ पर मिल जाएगा कि सर एक्चुअली जो स्टमक से फूड जो आपको इंटेस्टाइन में बेसिकली एंटर करते हैं, स्टमक से फूड, वो क्या कहलाते हैं, काइम कहते हैं। ठीक है ना, काइम का सिंपल मतलब होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फंडस एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक का पार्ट है जी फंडस, ऊपर वाला पार्ट को हम फंडस कहते हैं। तो फंडस तो होगा नहीं, काइम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो व्हेन द फूड एंटर्स द स्टमक द फ्लूइड एंड एंजाइम secreted by the stomach and the other organs slowly empties its content. The food material which get digested partially is called chyme. जो partially digested food है वो chyme है, और यही chyme एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी जब स्पर्म इंसिमिनेट होते हैं, स्पर्म जब एंटर करते हैं और फीमेल के आपके जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है, उस फेलोपियन ट्यूब्स में जाकर के क्या करते हैं, ये फर्टिलाइज करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। और गेस्टेशन पीरियड अराउंड 9 मंथ का होता है, जिसको हम 36 38 ऐसे वीक्स में उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब इस गेस्टेशन पीरियड में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट, वो स्टेप वाइज आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले मेल और फीमेल का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो एक्चुअली जाइगोट कहलाता है। जाइगोट एक्चुअली सिंगल सेल स्टेज है, वो माइटोटिकली डिवाइड होता है तो 2 सेल स्टेज में आता है। देन फर्दर माइटोटिकली डिवाइड होगा तो 4 सेल स्टेज में आएगा। देन फर्दर माइटोटिकली डिवाइड होगा तो वो 8 सेल स्टेज में आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉरुला कहते हैं। ठीक है ना, तो 2 सेल जो हमारा जाइगोट है, जाइगोट में माइटोटिकली होता है 2 to 3 टाइम्स, तब जाकर के मॉरुला का फॉर्मेशन होता है। वो मॉरुला फिर से माइटोटिकली डिवाइड होगा, तो फिर माइटोटिक मतलब माइटोसिस सेल डिवीजन है ना, इक्वेशनल सेल डिवीजन जिसे कहते हैं। वो मॉरुला आगे जाकर के क्या करता है जी, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन करता है। ब्लास्टुला यानी ब्लास्टोमर, जिसको हम कहते हैं कि 16 सेल्ड स्टेज, वैसे 8 to 16 सेल स्टेज को हम मॉरुला भी कह सकते हैं। वो आगे जाकर के ब्लास्टोसिस्ट यानी ब्लास्टुला आगे जाकर के ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है, और वो ब्लास्टोसिस्ट आगे जाकर के गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन करता है, जहां पर आपको अलग अलग कैविटीज यानी अलग अलग एरिया मिलेंगे। कुछ प्लासेंटल एरिया मिलेंगे यानी प्लासेंटा का फॉर्मेशन करेगा। एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जो आगे जाकर के माउथ की ओपनिंग और आपके एनल कनाल यानी जो एनस है उसकी ओपनिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो जाइगोट के बाद मॉरुला, मॉरुला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जाइगोट, मॉरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी गेस्टेशन पीरियड में। तो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जाइगोट, मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला एंड देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट से मॉरुला बनते हैं 8 सेल स्टेज, उसके बाद ब्लास्टुला अराउंड 16 सेल स्टेज में आ जाता है। देन गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है, जो आगे जाकर के ब्लास्टोमर, ब्लास्टोसिस्ट इन सब का फॉर्मेशन करते हैं, और प्लासेंटा वगैरह का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। Next, what is the correct surgical method for preventing pregnancy in which the vas deferens is cut? Vas deferens is the reproductive part of human beings. Humans male actually. मेल में वास डिफरेंस होते हैं। जब आप मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में स्पर्मेटोगोनिया सेल होते हैं, और उस स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम टेस्टिक्यूल्स भी कहते हैं, यानी छोटे छोटे लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे लोब्स होते हैं जिसको टेस्टिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होते हैं, और उसी स्पर्मेटोगोनियम सेल की अगर हम बात करें तो उनके जस्ट एबव यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके जस्ट एबव क्या है, तो सर वहां पर हमें लेडिक सेल देखने को मिलते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें सर्टोली सेल मिलता है। सर्टोली सेल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को, यानी स्पर्म्स को जो नरिशमेंट की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है, वो सर्टोली सेल देते हैं। और जो आपका लेडिक सेल होता है जी, वो लेडिक सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन
हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। वहां से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे जाकर के एपिडिडाइमिस में कन्वर्ट होता है। एपिडिडाइमिस मतलब जहां पर स्पर्म मैच्योर होते हैं, और एपिडिडाइमिस फिर उसको कहां पर लेकर के आता है जी, आपका वास डिफरेंस। वास डिफरेंस वो एक पाइप लाइक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेस्टिस से स्पर्म्स को कलेक्ट करते हुए उसको क्या करते हैं, आगे लेकर के आते हैं। वो आगे जाकर के फिर आपको प्रोस्टेट मिल जाएगा और ऐसे बहुत सारे चैनल मिलेंगे, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या हो जाता है, स्पर्म्स बाहर आ जाते हैं। तो वास डिफरेंस हमारे रिप्रोडक्टिव यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब है। आपने पढ़ा होगा कि इस टाइप से एक शेप होता है फैलोपियन ट्यूब। ओवरी जब ओवम को रिलीज करता है तो फिम्ब्रियाई वाला जो पार्ट है, फिंगर लाइक अपेंडेजेस जो है वो ओवम को रिसिप्ट करते हैं, और रिसिप्ट करते हैं उसको क्या करते हैं, तो वो फैलोपियन ट्यूब से कहां पर लेकर के जाते हैं, यूट्रस वाले पार्ट में फर्टिलाइज्ड एग को या तो अनफर्टिलाइज्ड एग को। तो फीमेल के केस में उस फैलोपियन ट्यूब को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं, या तो टाइटली टाइड कर देते हैं यानी बांध देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। यानी अगर फीमेल में ऑपरेशन करते हैं कि आगे जाकर के इनकेस मान के चले फैमिली प्लानिंग बंद हो गई हो या फैमिली पूरी कंप्लीट हो चुकी हो, हमें अब आगे बच्चा नहीं चाहिए यानी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करना चाहती है कोई फीमेल, तो फैलोपियन ट्यूब को या तो कट कर दिया जाता है या तो टाइटली उसको टाइड यानी पैक कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, नॉटिंग कर दिया जाता है। और यही प्रोसेस अगर मेल में हो तो मेल में स्पर्म लाने का काम किसका है, वास डिफरेंस का है। तो उस वास डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है या बांध दिया जाता है, जिसको हम आम भाषा में बोलचाल में नसबंदी के नाम से जानते हैं कि क्या हुआ भाई, मेल के अंदर पुरुष के अंदर नसबंदी। तो वास डिफरेंस में अगर हम उसको बंद कर रहे हैं तो वो कहलाता है वसक्टोमी। और अगर फैलोपियन ट्यूब को अगर आप पैक करो या काट रहे हो तो ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी याद रखना है फीमेल के केस में, और वसक्टोमी याद रखना है मेल के केस में। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, वसक्टोमी हो जाएगा। ओरिएक्टोमी का मतलब होता है ओवरीज को कट करना। ओवरीज को अगर आप कट करके रिमूव करके बाहर निकालते हो तो वो ओवरियोक्टोमी कहलाता है। ट्यूबेक्टोमी यानी फैलोपियन ट्यूब्स को कट करना, दैट इज द ट्यूबेक्टोमी। वसक्टोमी यानी कि आपका वसक यानी वास डिफरेंस को कट करना। तो यहां पर जो मेल के केस में अगर हम देखें तो वास डिफरेंस के केस में तो वो क्या हो जाएगा, वसक्टोमी हो जाएगा। तो मैं कंसेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं कि उससे रिलेटेड भी अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने अभी आपको स्पर्म सेल का फॉर्मेशन से भी रिलेटेड कुछ पॉइंट बताया तो याद रखिएगा। तो फैलोपियन ट्यूब को कट करना ये आपका ट्यूबेक्टोमी, वास डिफरेंस को कट करना दैट इज द वसक्टोमी। और यहां पर ये देखिए, ये इस तरीके से हम सर्जिकल मेथड के थ्रू ये ट्यूबेक्टोमी कर रहे हैं, कट कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब को। अब वसक्टोमी में हम वास डिफरेंस को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। क्लियर हो गया। ये उनके लिए है जो जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है या जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं? ये एंडोक्राइन सिस्टम में भी हम लोगों ने पढ़ा है और आपने देखा होगा। और साथ ही साथ में इंसुलिन हम डाइजेस्टिव सिस्टम में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इंसुलिन पैनक्रियाज रिलीज करता है। पैनक्रियाज में आइसोलेट होते हैं, ग्रुप ऑफ आइसोलेट होते हैं, ग्रुप ऑफ लैंग्रेहांस सेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेट कहते हैं। अल्फा आइसोलेट, बीटा आइसोलेट, ऐसे आप लोगों ने नाम सुना होगा। अल्फा आइसोलेट बेसिकली ग्लूकागोन हार्मोन सेक्रेट करता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। और जो बीटा आइसोलेट होते हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, तो बीटा आइसोलेट इंसुलिन नाम के हार्मोन को सेक्रेट करते हैं और वो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो बीटा आइसोलेट सेल जो होता है यानी बीटा सेल जो होते हैं वो बेसिकली इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं पैनक्रियाज के केस में, ठीक है ना। डेल्टा सेल भी होता है समटाइम्स सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, बीटा सेल आर सेल दैट मेक इंसुलिन हार्मोन दैट कंट्रोल द लेवल ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड। ब्लड के अंदर में जो ग्लूकोज है उसको उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। बीटा सेल आर फाउंड इन द पैनक्रियाज विद अ क्लस्टर ऑफ द सेल नोन एज आइसोलेट, उसी को हम आइसोलेट कहते हैं। इन टाइप 1 डायबिटीज द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकली डिस्ट्रॉय द बीटा सेल। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि हमारी ही एंटीबॉडी बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है जिस कारण से हमारे अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इसलिए जो टाइप 1 डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनको बाहर से इंसुलिन क्या किया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है हर दिन। अब अगर हम बात करें, अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन सेक्रेट करता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करता है जो इंसुलिन की ग्रोथ हार्मोन को ये सबको रिलीज कर इनहिबिट करेगा। आपका जो पीपी सेल है पैनक्रियाटिक पेप्टाइड सेल, ये डाइजेस्टिव सिक्रीशन मोटिलिटी में हेल्प करेगा। और एप्सिलॉन सेल है जो ग्रेलिन हार्मोन सेक्रेट करते हैं जो ऑरिक्सोजेनिक नेचर के होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं पेनिसिलिन से रिलेटेड स्टूडेंट, है ना।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, द एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट, है ना। अब पैनक्रियाटिक जूस में देखिए एक्चुअली क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए बेसिकली हम आम भाषा में उसको अमाइलेज एंजाइम कहते हैं, जिसको हम पैनक्रियाटिक अमाइलेज के नाम से जानते हैं। लिपिड के लिए पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक ट्रिप्सोजेनिन या ट्रिप्सिन हार्मोन्स एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज ये तीन एंजाइम्स रिलीज होते हैं या प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। अब यहाँ पर थोड़ा सा उसका नाम अलग टाइप से दिया होगा, मैं अभी जस्ट आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। अब सुनिए, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन, पेप्टिडेज, रेनिन। ट्रिप्सिनोजेन कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, है ना। पेप्टिडेज, पेप्सिन, अमाइलेज, रेनिन, माल्टेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं पेप्सिन का, तो पेप्सिन स्टमक रिलीज करता है। पेप्सिन एक्चुअली स्टमक में जो चीफ सेल होते हैं वो एक्चुअली पेप्सिनोजन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और वो पेप्सिनोजन HCl के प्रेजेंट में यानी कि एसिडिक पीएच पर पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और वो पेप्सिन आगे जाकर के प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पेप्सिन तो चीफ सेल होगा। रेनिन जेजी सेल ऑफ किडनी, जक्टा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, हमारे जो किडनी में जक्टा ग्लोमेरुलर सेल होते हैं वो रेनिन को क्या करते हैं, रिलीज करने में हेल्प करते हैं। ट्रिप्सिनोजन यानी ट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज यानी जो आपका अमाइलेज की बात हो रही है, जो कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली डाइजेस्ट करे, एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये सब आपके क्या है जी, ये आपके पैनक्रियाज के थ्रू रिलीज होते हैं। यहां पर भी फर्स्ट ऑप्शन में भी रेनिन है, तो रेनिन वाला तो ऑप्शन हमें चूज ही नहीं करना है, क्योंकि रेनिन तो सर जेजी सेल बेसिकली रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा जी, ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिन है बेसिकली प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स की बात की जाए, ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन एक्ट अपॉन प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर वर्क करेगा। पैनक्रियाटिक लाइपेज है आपका, पैनक्रियाटिक अमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करेगा। पैनक्रियाटिक लाइपेज बेसिकली ट्राइग्लिसराइड यानी लिपिड का ब्रेकडाउन करने के लिए। कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, और न्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियेज जो हमारा डीएनए आरएनए है उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उनको ब्रेक डाउन बेसिकली करते हैं। तो ये आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज या पैनक्रियाटिक एंजाइम हो गया स्टूडेंट, यानी जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं उस जूस में ये सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनका यहाँ पर आपको फंक्शन भी मैंने डिक्टेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन, कहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, स्टमक, इलियम, पैनक्रियाज और लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए कंप्लीट फूड का ब्रेकडाउन वहां पर होगा जहां पर सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होगा। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट अभी जस्ट हम लोगों ने इसी सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व किया है, आज वाली ही सीरीज में, कि लॉन्गेस्ट पार्ट हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है वो क्या होता है सर, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अराउंड 6.7 मीटर उसकी लेंथ मैंने बताया, जो 3.5 टाइम मोर है किसके कंपैरेटिवली, ह्यूमंस बॉडी के कंपैरेटिवली। अब अगर सबसे ज्यादा इनका एरिया है तो सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां पर होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविली प्रेजेंट होता है, वो माइक्रोविली भी क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिस कारण से सबसे ज्यादा वहां पर आपको डाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सुनिए यहां पर अगला क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो सर यहां पर 3 पार्ट होते हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। ड्यूोडेनम मतलब जो स्टमक से पहला पार्ट है, स्टमक से इंटेस्टाइन के बीच, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है यू शेप में, उसको हम ड्यूोडेनम कहते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट जो होता है वो जेजुनम होता है, एंड द लास्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है वो क्या कहलाता है जी, इलियम कहलाता है। और उसी इलियम यहां पर दिया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ही पार्ट दिया गया, दैट इज द इलियम। यानी यहां पर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन होता तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता, लेकिन वहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन ना दे करके यहां पर इलियम दिया गया। इलियम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल बायोमोलिक्यूल्स आर कंप्लीटेड इन द इंटेस्टाइन।
द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट नेमली द ड्यूडेनम, सीसेप, जेजुनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट हमें देखने को मिलता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द इलियम। जो फूड का कंप्लीट आपका जो डाइजेशन होता है वो कहां पर होता है? इलियम में होता है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन टेक प्लेस इन। अब स्पर्म कहाँ बनते हैं? तो इन शॉर्ट में हमें पता है कि सर स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनता है, यानी मेल टेस्टिस में क्या होते हैं? मेल गैमेट्स बनते हैं, जिसको मेल सेक्स सेल कहते हैं, जिसे हम स्पर्म के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सर यहाँ पर टेस्टिस तो दिया ही नहीं है। अब टेस्टिस में क्या होते हैं सर? तो टेस्टिस के अंदर अलग अलग लोक्यूल्स होते हैं और उन लोक्यूल्स में फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। आपके सामने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप आंसर को चूज कीजिए और कमेंट में बताइए हमें। ठीक है ना, ये आपका भी एनालिसिस है, ऐसा नहीं कि सर बोलते जा रहे हैं तो हम केवल सुनने का काम है। नहीं, आपको जो याद है ना, क्या होगा, बहुत होगा तो गलत होगा। कमेंट कीजिए, यहाँ पर आपकी एनालिसिस है, आप जितना एनालिसिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, और उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन तो आपको बता ही रहा हूं। तो क्या होते हैं, जो टेस्टिस के अंदर जो छोटे छोटे लॉक्यूल्स होते हैं उनमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी क्या होते हैं? वहां पर टेस्टिक्यूल्स सेल प्रेजेंट होते हैं, और उन टेस्टिक्यूल्स सेल के अंदर ल्यूमेन वाले पार्ट में, ल्यूमेन मतलब अंदर होलो पोर्शन है, गैप है, जगह खाली है, उसको ल्यूमेन कहते हैं। उस ल्यूमेन वाले पार्ट में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, और उसी से एसोसिएटेड 2 सेल और हमें याद रखने होते हैं। एक हमारा लेडिक सेल और एक होता है हमारा सर्टोली सेल, जो उसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। लेडिक सेल का काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करना, और सर्टोली सेल का काम है जी स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना या स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो सर्टोली सेल, उसके बाद आपका लेडिक सेल, उसके बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स याद रखना है। तो यहां पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर आपके क्या होते हैं? स्पर्म जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, यानी प्रोड्यूस होते हैं। अगर मैं एपिडिडाइमिस की बात करूं तो एपिडिडाइमिस में स्पर्म मैच्योर होते हैं, यानी ग्रोथ करते हैं, मैच्योर होते हैं। वास डिफरेंस ये ट्रांसपोर्ट करेगा टेस्टिस से आपके पीनस वाला एरिया में, यानी पीनस वाले एरिया तक लेकर के ट्रांसपोर्ट करने के लिए वास डिफरेंस होंगे। और प्रोस्टेट ग्लैंड सम फ्लूइड रिलीज करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड रिलीज करता है, जो स्पर्म में जाकर के मिक्स होते हैं, स्पर्म की लुब्रिकेशन को इंक्रीज करते हैं, स्पर्म्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड वहां पर क्या करते हैं? फ्लूइड रिलीज करते हैं। इसके अलावा एक और ग्लैंड होता है जी कॉपर्स ग्लैंड, जो लुब्रिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉपर्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली क्या करते हैं? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल। इज दैट क्लियर? तो ये सारे टर्म्स जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के, वो हमें क्या करने हैं? एक साथ मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। वो सारे अप्रोच में आपको टच करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां से आपको क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिल सकते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में भी टेस्टिक्यूल्स छोटे छोटे सेल होते हैं, जहां पर ये सारी प्रॉपर्टीज यानी स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पर्म प्रोडक्शन in the testis takes place in the coiled structure called seminiferous tubules. Along the top of each testicles जो है is the epididymis. This is the cord like structure where the sperm mature and are stored. यहाँ पर sperm mature होंगे और stored होंगे। तो बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपका क्या है जी? एपिडिडाइमिस वाला पार्ट है, और ये एक्चुअली बेसिकली जो आप देख रहे हैं ना, इस लोक्यूल के अंदर टेस्टिक ऐसे स्पर्म क्या प्रेजेंट होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से इनकरेक्टली कौन मैच कर रहा है? यानी इनमें से कोई ऐसा है जो इनकरेक्ट मैच है, यानी प्रॉपर मैचिंग नहीं है। ओवरीज, ओवरीज में क्या है जी कि इट विल प्रोड्यूस एग एंड सेक्स हार्मोन आर प्रोड्यूस। सेकंड क्या है? ओविडक्ट सर्व एज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यूट्रस सर्व एज अ बर्थ कैनाल, एंड सर्विक्स कंटेन ओपनिंग द एम्ब्रायो फिटस। विच वन इज द इनकरेक्ट मैच? इनकरेक्ट मैच मतलब गलत है। अब देखो ना, ओवरीज बेसिकली सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आपको मालूम है, साथ ही साथ में एग बनाता है जिसको हम ओवम भी कहते हैं। ओविडक्ट वो साइट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब का वो साइट जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, ओविडक्ट। यूट्रस बेसिकली जहां पर एम्ब्रियो ग्रोथ करता है।
जो आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है यानी जो जाइगोट है वो इम्प्लांट कहां पर होता है, यूट्रस में। यूट्रस के अंदर का जो लेयर होता है उसको हम एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं, बाहर के लेयर को हम मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। तो एंडोमेट्रियम जो लेयर होता है उस एंडोमेट्रियम लेयर में क्या करता है, वो जाइगोट यानी वो बेबी इम्प्लांट होते हैं, वहीं पर उनका ग्रोथ होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ना कि बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल किसको कहा जाता है, सर्विक्स एंड वजाइनल ऑरिफाइस को। सर्विक्स वाला पार्ट और वजाइनल ऑरिफाइस के पार्ट को हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। यानी सर ये आपका मिसमैच है, ये करेक्ट मैचिंग नहीं है। यहां पर आपको इनकरेक्ट मैचिंग पूछ रहा था तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी दैट इज द सर्व एज अ बर्थ कैनाल यूट्रस, इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन, इट इज अ रॉन्ग मैचिंग, है ना, इट इज मिसमैच टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरीज मैंने आपको जैसा कि बताया प्रोड्यूस और स्टोर करेगा एग को, ओवम को, है ना, हार्मोन सिक्रीट करेगा। ओविडक्ट बेसिकली ओविडक्ट रेगुलेट करेगा फर्टिलाइजेशन को, स्पर्म्स को गाइड करेगा कि आप यहां से एंट्री कीजिए और हमें आकर के फर्टिलाइज कीजिए। यूट्रस बेसिकली जहां पर नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट होगा फीटस। सर्विक्स ओपनिंग है जी लेबर के दौरान, यानी जब लेबर मतलब जब पार्चुरेशन होता है, बेबी का डिलीवरी होना होता है तो उस समय जो पेन होता है फीमेल को उसी को लेबर कहते हैं, उस समय ये ओपन होता है। और वजाइनल ऑरिफाइस एक्चुअली बर्थ कैनाल होता है जहां से बेबीज क्या होंगे, बाहर आएंगे। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The portion of the small intestine in anatomical order would be, the portion of the small intestine in an anatomically order would be। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कि सबसे पहला पार्ट क्या होता है, यानी स्टमक के बाद इंटेस्टाइन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जी ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद कौन सा आता है, जेजनम, और जेजनम के बाद कौन सा आता है, इलियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी जस्ट मैंने आपको डिक्टेट किया तो जल्दी से ये मतलब फास्टली मैंने आपको बता दिया। स्टमक है, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, ये तीन पार्ट आपके किसके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, अब वही लार्ज इंटेस्टाइन का होता है तो आपका अपेंडिक्स है, सीकम है, आपका जो असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ये सब आपने पढ़ा होगा वहाँ पर। उसके बाद आपका जो पार्ट है जी वो रेक्टम है, देन एनस है, ये सब पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का है। व्हाट इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस कॉल्ड? अभी जस्ट मैंने बताया कि जहां पर वो जो फर्टिलाइज्ड एग है इम्प्लांट होता है यूट्रस में, उसी को तो हम इनर लाइन कहते हैं। अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन पहले इसको सॉल्व करवाया, सर्विक्स, ओविडक्ट, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो क्या हो जाएगा, एंडो मतलब अंदर, तो इनर लाइन क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी जस्ट मैंने बताया इनर लाइनिंग इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, याद रखिएगा जो अंदर का लाइनिंग होता है वो इनर लाइनिंग यूट्रस का वो एंडोमेट्रियम होता है। सर्विक्स यहाँ पर है और ये वजाइनल ऑरिफाइस है, मायोमेट्रियम यानी आपका बाहर का हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फूड एंड काइम आर पुश्ड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय, जैसे मैंने खाना खाया फूड, और फूड डाइजेस्ट हुआ, धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हुआ, यानी नीचे पुश किया जा रहा है उसको। काइम में कन्वर्ट हुआ यानी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हो गया, वो धीरे धीरे और नीचे जा रहा है, स्टमक से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वो जो पुश किया जा रहा है फूड को नीचे की ओर, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसे हम इंजेशन कहते हैं क्या? इंजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। आपने जब न्यूट्रिशन पढ़ा होगा कभी, तो न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा होगा कि 5 प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन में। 5 प्रोसेस अकर्स इन न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, यानी एनिमल्स बॉडी के अंदर में क्या क्या होता है, इंजेशन यानी इनटेक ऑफ फूड यानी फूड को अंदर लेना, फिर होता है डाइजेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड, देन होता है एब्जॉर्प्शन, दैट मीन द फूड एंटर इन ब्लड यानी ब्लड अब्जॉर्ब, फूड जो है वो अब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाना, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। फार्माकोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम द फूड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर एटीपी का बनना, एनर्जी का बनना फूड से, वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। एंड इजेशन ऑफ फूड यानी अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल को बॉडी से इजेस्ट करना, बाहर करना, दैट इज द इजेशन। ये 5 प्रोसेस होता है। यहाँ पर इंजेशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड है। मास्टिकेशन मतलब चुविंग ऑफ फूड, फूड को चबाना, जो हम दांत से उसको ग्रेजुअली क्या करते हैं, क्रश करते हैं, वो क्या कहलाता है, मास्टिकेशन कहलाता है। एसिमिलेशन मतलब सेल के अंदर एनर्जी का बनना फूड से, वो एसिमिलेशन कहलाता है। एंड द पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट फूड को प्रेशराइज्ड करके पुशअप करना, पुशअप नहीं,
पुश डाउन करना यानी नीचे उसको लेकर के जाना, दैट इज द पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। और पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के लिए जो हमारा ये फूड पाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, एसोफेगस, एसोफेगस जो फूड पाइप है स्टूडेंट, वो एसोफेगस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कॉज कराने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड को नीचे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम एसोफेगस या तो फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को आपको कंपाइल कर दिया। तो फूड मूव्स थ्रू द जीआई ट्रैक्ट बाय द प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। The large hollow organ of your GI contain layer of muscle that enable their wall of move. The movement pushes food and liquid through the GI tract and mixes the content within the each other. मतलब वही फूड को नीचे लेकर के जाना, दैट इज, देखिए ना ये प्रोसेस से नीचे जा रहा है, यही को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, Which of the following secretion is not produced by gastric gland? अब gastric gland इनमें से क्या नहीं प्रोड्यूस करता है, ये क्वेश्चन है कि इनमें से क्या नहीं प्रोड्यूस करता है। आपका ऑप्शन है HCl, पेप्सिन, सीबम एंड रेनिन। क्या सिक्रीट नहीं करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या नहीं बनाता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो सर HCl का प्रोडक्शन, पैराइटल सेल, आपके जो स्टमक में पैराइटल सेल प्रेजेंट होते हैं, ऑक्जेंटिक ग्लैंड होता है एक्चुअली, जो हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है स्टमक का, उसको हम लोग एक नाम जानते हैं, सबसे बाहर पेरिटोनियल लेयर होता है, म्यूकोसल, सब म्यूकोसल, है ना, ऐसे करके लेयर होते हैं। तो एक्चुअली जो इनर लेयर होता है उसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्जेंटिक ग्लैंड। उस ऑक्जेंटिक ग्लैंड के अंदर में क्या होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं जिसे हम पैराइटल सेल कहते हैं। वो पैराइटल सेल क्या करता है, तो सर HCl रिलीज करता है। तो HCl तो सर GIT ट्रैक में रिलीज होते हैं। पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम एक्चुअली पेप्सिनोजेन के फॉर्म में, यानी हमारे स्टमक में ही चीफ सेल होते हैं, वो चीफ सेल क्या करते हैं, पेप्सिनोजेन एक एंजाइम को रिलीज करते हैं। वो पेप्सिनोजेन कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और जैसे ही HCl यानी जैसे ही एसिडिक pH वहां पर आता है तो वो पेप्सिनोजेन एक्टिवेट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ये प्रोटीन के डाइजेशन में यानी ये भी प्रेजेंट है। सीबम, सीबम सीबेसियस ग्लैंड रिलीज करते हैं। आपको पता होगा कि आपके स्किन में सीबेसियस ग्लैंड होते हैं, लिप्स पे वो प्रेजेंट नहीं होता, याद रखिएगा। सीबेसियस ग्लैंड जो होते हैं वो लिप्स पे प्रेजेंट नहीं होते, बाकी आपके प्रेजेंट होते हैं स्किन सरफेस पे। और क्या करते हैं, तो सर लिपिड वगैरह रिलीज करते हैं ताकि आपको आपके स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सीबेसियस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली आपके स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सीबम सीबेसियस ग्लैंड का पार्ट है, ना कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का पार्ट है। वैसे रेनिन भी नहीं होना चाहिए करेक्ट आंसर, क्योंकि रेनिन भी सर क्या है, आपका किडनी का पार्ट है, यानी जेजी से रिलीज करते हैं। लेकिन हम रेनिन को यहां पर कंसीडर करेंगे, सीबम को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सीबेसियस ग्लैंड एक्चुअली अलग है। तो ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा कि सर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का पार्ट नहीं है, दैट इज द सीबम। तो देखिए गैस्ट्रिक जूस कंटेन पेप्सिन, रेनिन, HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर, काइम, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। सीबम इज एन ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन द सीबेसियस ग्लैंड, ये सीबेसियस ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, ऑयली सब्सटेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन में इनमें से कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। क्या है जी, एंट्रोकाइनेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। चार ऑप्शन आपके सामने है स्टूडेंट। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, देखिए ट्रिप्सिन पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियेज पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है। तो सर ये सबके सब तो पैनक्रियाज वाले हैं। पैनक्रियाटिक अमाइलेज अभी आज वाली ही सीरीज में ये एग्जांपल मैंने दिया है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, न्यूक्लियेज और ट्रिप्सिन ये सबके सब पैनक्रियाटिक जूस है। तो क्या बचा, एंट्रोकाइनेज, जो भी एंट वर्ड रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप लोगों ने टैबलेट वगैरह में भी पढ़ा होगा, एंटेरिक कोटेड टैबलेट, यानी वैसा टैबलेट जिसके ऊपर एक कोट तैयार किया गया ताकि वो इंटेस्टाइन में जाकर के डिसॉल्व हो। तो इंटेस्टाइन के लिए हम ENT वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो एंट्रो वर्ड जो होता है ना वो इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो एंट्रोकाइनेज किसका हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा। हम ऐसे भी उसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर एंट्रोकाइनेज, एरेप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं। और ये आपके पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो मैंने पैनक्रियाटिक एंजाइम पहले ही आपको एक क्वेश्चन में सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो कहां पर किसकी सिक्रीशन होती है इसे आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है किसके इन्फ्लुएंस के कारण। अब आपने पढ़ा होगा कि जब हम एग की बात करते हैं,
फीमेल के केस में। तो एग आगे जाकर के क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। एग हमारा क्या होता है, मैच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। बेसिकली जब हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करते हैं या हम उस पीरियड की बात करते हैं जिस समय एग यानी ओवुलेशन होने वाला होता है, ओवुलेशन मतलब ओवम का रिलीज होना, दैट इज द ओवुलेशन, ठीक है ना। तो ओवुलेशन में क्या होता है कि जब स्टार्ट होता है ये हमारा मेंस्ट्रुएशन का 28 डेज का जो पीरियड होता है या टाइम ड्यूरेशन होता है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है जी, ये जब ग्रोथ करते हैं आपका जो इमैच्योर फॉलिकल होते हैं उसको हम फॉलिकल सेल कहते हैं। ये फॉलिकल मैच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, और वो ग्राफियन फॉलिकल जब बनता है तो अराउंड 14th डेज यानी 14वें दिन के अराउंड वो क्या करता है, ओवुलेशन करता है। ओवम वहां से बाहर आ जाते हैं, उस ग्राफियन फॉलिकल से ओवम क्या होते हैं, बाहर आते हैं। और जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर आ जाते हैं तो अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है जब ओवुलेशन हो जाता है। तो ओवुलेशन कब होता है, ग्राफियन फॉलिकल से, याद रखिएगा। ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद उस फॉलिकल से जब ओवम बाहर आ जाते हैं तो अब जो फॉलिकल बचा है ना उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और वो कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाकर के डाइजेस्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर। यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपका आंसर होगा एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एल फॉर ल्यूटियम। ऐसे करके याद कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को। अदरवाइज पूरी प्रोसेस को जब आप पढ़ेंगे ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, या जब हम कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें इन सारे प्रोसेस को जब मैं बताऊंगा तो इन चीजों को आपको और अच्छे से इजिली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहां पर क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के केस में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बेसिकली याद रखिएगा, ठीक है ना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंटीरियर पिट्यूटरी क्या कहते हैं, रिलीज करते हैं। इट विल सर्ज कॉज ओवुलेशन। जब एलएच हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होगा यानी बिल्कुल पीक पे होगा तब जाकर के क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन हुआ यानी ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर आ गया, एग बाहर आ गया, अब जो बचा वो कॉर्पस ल्यूटियम है। तो कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, जब एलएच सर्ज होता है, ठीक है ना। कॉर्पस ल्यूटियम के कारण यहां पर रिजल्ट है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं जी, एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल विली। इंटेस्टाइन्स के अंदर में छोटे छोटे माइक्रो विली प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस तेजस सीरीज में भी आपको बताया है उनके बारे में। वो विली में क्या होता है, लैक्टियल सेल होते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, फूड को अब्सॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो मैंने आज वाली भी सीरीज में बताया कि सर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का यानी जीआईटी का। अब उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने में ये माइक्रोविली हेल्प करता है। माइक्रोविली एक्चुअली हेयर लाइक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को लार्ज करता है ताकि यहां से ज्यादा फूड एब्जॉर्ब हो या ज्यादा से ज्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी ये करवाते हैं। तो माइक्रोविली क्या करेगा, तो इट विल इंक्रीज द सरफेस area of absorption of the nutrients, move chyme along the alimentary canal, form a protective covering of the alimentary canal and the synthesize amino acid। नहीं सर, it will increase the surface area for absorption। जितना ज्यादा माइक्रोविली होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में उतना ज्यादा फूड का ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसका क्या है जी, आपका पॉइंट याद रखना है कि सर ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन कराने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड occur in small intestine through the villi. The structure of the small intestine is designed for the absorption of nutrient. The inside of the small intestine is lined with the villi that absorb nutrient from the liquid mixture called chyme produced in the stomach from the food we eat. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट एन एंजाइम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम नहीं है, ये क्वेश्चन है। दिस इज नॉट एन एंजाइम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का इनमें से कौन से एंजाइम नहीं है, अमाइलेज प्रोड्यूस्ड इन द माउथ, पेप्सिन प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, aldosterone produced in the pancreas and pancreatic lipase produced in the pancreas। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन सर ये हमारा पैनक्रियाज रिलीज नहीं करता, तो इनकरेक्ट हमें चूज करना था, नॉट वाला चूज करना था, तो कौन नहीं है सर, तो एल्डोस्टेरॉन। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक लाइपेज, एल्डोस्टेरॉन इज वेल नोन इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रेशन बाय द किडनी। किडनी में एल्डोस्टेरॉन, इसलिए तो हम एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट यूज करते हैं। क्या आपको याद है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, कहां पर हम पढ़ते हैं, तो आप जब फार्माकोलॉजी का डायूरेटिक्स टॉपिक पढ़ते हो
तो डायरेटिक्स में यानी ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी में डायरेटिक्स में हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ड्रग यूज करते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन, एपिलिनोन, ये सारे ड्रग हम पोटासियम स्पायरिंग डायरेटिक्स भी उसको बोलते हैं, वही है ना एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। तो इन ड्रग्स को ना कनेक्ट कीजिए, जहां पर ऐसा कुछ वर्ड आपको मिल जाए ना तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जहां से चीजें क्या हो जाए आपको वहां पर मिल जाए। डायरेटिक्स में क्या था, हाई एफिकेसी डायरेटिक्स, मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स, वीक एफिकेसी डायरेटिक्स। हाई एफिकेसी डायरेटिक्स कहां पे बाइंड करता है, लूप डायरेटिक्स उसको कहते हैं, यानी लूप ऑफ हेनल पे जाकर के बाइंड करता है, जहां पर आपको था आपको बुमेटेनाइड, फुरेसेमाइड, ये सब ड्रग आपको देखने को मिलेंगे। मीडियम एफिकेसी बेसिकली डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे जाकर बाइंड करता है, और वीक डायरेटिक्स बेसिकली आपको कलेक्टिंग डक्ट वगैरह का रीजन में आपको देखने को मिलेगा, जहां कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ड्रग देखने को मिलता है, ऑस्मो रेगुलेशन ड्रग देखने को मिलता है, आइसोसर्वाइड, मैनिटोल, ग्लिसरॉल, ये सब ड्रग। तो ये सब आपको याद रखना है, कनेक्ट करके चलना है फार्माकोलॉजी को, जैसे जैसे टॉपिक आ जाए। तो वही सारी चीजें हैं कि सर एल्डोस्टेरोन तो किडनी से क्या होगा, रिलीज होगा, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में से मिसमैच था। नेक्स्ट, दिस फूड कंपोनेंट इज अफेक्टेड इफ स्टमक पीएच इज 7। अब अगर हमारे स्टमक का पीएच 7 हो जाए, क्या हो जाए 7 यानी न्यूट्रल पीएच हो जाए, तो कौन सा फूड का डाइजेशन या कौन से फूड का एब्जॉर्प्शन यहां पर क्या होगा, इफेक्टेड होगा, अफेक्ट होगा, यानी किसका डाइजेशन नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिंपली अभी जस्ट आप अपना आंसर ना कमेंट कीजिए, माइंड में सोचते रहिए, या वीडियो को पॉज करके वहां पर कमेंट कर लीजिए, और मैं एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं फ्लो में रहता हूं तो मैं टाइम शायद आपको नहीं दे रहा हूं और मैं एक्सप्लेनेशन पे डायरेक्ट आ जाता हूं, है ना, लेकिन मैं सॉल्यूशन नहीं बताता, मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको क्या हो, चीजें समझ में आए। मैंने क्या बताया कि किसका सर पीएच बढ़ने से, यानी स्टमक वाले रीजन बेसिकली एसिडिक पीएच होता है, इसलिए आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि एसिडिक ड्रग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली स्टमक से अब्जॉर्ब होते हैं, और बेसिक ड्रग जो होते हैं वो बेसिकली इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होते हैं। इसके लिए आप लोगों ने एक रूल्स भी पढ़ा होगा, हेंडरसन-हैसेलबल्क की इक्वेशन। हेंडरसन-हैसेलबल्क की इक्वेशन होता है फॉर एसिडिक ड्रग दैट इज द पीएच इक्वल टू पीके लॉग आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड, और फॉर बेसिक ड्रग पीएच इक्वल टू पीके लॉग अनआयोनाइज्ड अपॉन आयोनाइज्ड ड्रग। ये आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। तो ये तो सर फार्माकोलॉजी का हो गया, लेकिन यहां पर क्या करना, मतलब सर स्टमक का पीएच एसिडिक होता है, ये तो कंफर्म है, लेकिन अगर स्टमक का पीएच 7 हो जाए यानी न्यूट्रल हो जाए, तो किस फूड का डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो सिंपली याद रखिए स्टूडेंट, अभी जस्ट मैंने बताया कि हमारे स्टमक के अंदर में एक सेल प्रेजेंट है जिसका नाम है चीफ सेल, और ये चीफ सेल पेप्सिनोजेन एंजाइम को रिलीज करता है। वो पेप्सिनोजेन कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जैसे ही HCl रिलीज होता है, यानी जैसे ही पैराइटल सेल HCl को रिलीज करता है तो क्या हो जाता है, जैसे ही HCl बनता है, एसिडिक पीएच होता है हमारे स्टमक के अंदर, तो वो पेप्सिनोजेन एक्टिवेट होकर के पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो पेप्सिन आगे जाकर के प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, हमेशा याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन और ट्रिप्सिन, और लिपिड का डाइजेशन लाइपेज एंड बाइल सॉल्ट, यानी बाइल जूस जो लीवर सिक्रीट करता है वो भी लिपिड का डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। पेप्सिन कब एक्टिवेट होगा, जब एसिडिक पीएच होगा, यानी जब HCl रिलीज होंगे। अगर HCl रिलीज नहीं हुआ, यानी कि स्टमक का पीएच कितना हो गया, 7 हो गया, यानी एसिडिक पीएच नहीं है, तो सर पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर पेप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो सर प्रोटीन पे इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ गया कहां से क्वेश्चन को कनेक्ट करना है, कैसे लॉजिकली सॉल्व करना है, ताकि इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और भी बन जाए तो हमसे सॉल्व हो जाए। तो ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द पीएच ऑफ द स्टमक दैट इज 1.5 to 2.5, याद रखिएगा ये स्टमक का पीएच है, इज मेंटेन्ड बाय द HCl व्हिच इज एसेंशियल फॉर द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम टू एक्ट ऑन प्रोटीन्स। सो इफ पीएच ऑफ स्टमक इज मेड 7 देन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विल बी अफेक्टेड, यानी सर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा अगर एसिडिक पीएच नहीं है तो। नेक्स्ट, कुफर सेल आर फाउंड इन लीवर, ब्रेन, किडनी और स्प्लीन। कुफर सेल कहां पे प्रेजेंट होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एनाटॉमी का क्वेश्चन है, कुफर सेल कहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली कुफर सेल आपने पढ़ा होगा कि सर ये प्रेजेंट होते हैं लीवर सरफेस पे, और लीवर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह से लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होते हैं,
कुफर सेल प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्ट इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो लीवर में ये प्रेजेंट होता है। बेसिकली क्या है, कुफर सेल आर रेसिडेंट लीवर मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज मतलब मॉलिक्यूल्स को खा जाना, बेसिकली WBC वाली प्रॉपर्टीज भाई, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम में बताया था, ठीक है ना। तो एंड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग लीवर फंक्शन अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। दे आर द फर्स्ट इनेट इम्यून सेल एंड प्रोटेक्ट द लीवर फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये कुफर सेल क्या करता है, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेल दैट सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक आर कॉल्ड। जो HCl सिक्रीट करता है, शायद मैंने 2-3 बार ये टर्म्स यूज कर चुका हूं आज वाली ही सीरीज में। इसको तो आपको ये क्वेश्चन तो सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है ना, कि सर HCl कौन बनाता है। मैंने आपको बताया कि पेप्सिनोजेन चीफ से रिलीज करेंगे और HCl पैराइटल से रिलीज करेंगे। अगर ग्लैंड पूछता कि विच वन ऑफ द ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ HCl इन स्टमक, तब आपका आंसर होता ऑक्जेंटिक ग्लैंड, OXYNTIC, ऑक्जेंटिक ग्लैंड होता वहां पे करेक्ट आंसर। यहां पर क्या पूछ रहा है, कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है, दैट्स वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराइटल सेल, ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा। तो पैराइटल सेल ऑल्सो नोन एज ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल क्यों, क्योंकि ये आगे जाकर के ऑक्जेंटिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करेगा। आर एपिथेलियल सेल इन द स्टमक दैट सिक्रीट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। तो याद रखिएगा गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस सिक्रीट करता है स्टमक में। कौन सा, गॉबलेट सेल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पैराइटल सेल HCl रिलीज करेगा, चीफ सेल पेप्सिनोजेन रिलीज करेगा, डी सेल सोमैटोस्टेटिन, बेसिकली डी सेल वैसे पैनक्रियाज का है, और जी सेल गैस्ट्रीन सिक्रीट करेगा। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्रिप्ट ऑफ लाइबर खून आर फाउंड इन स्प्लीन, इंटेस्टाइन, लीवर एंड किडनी। कहां पे प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है सर, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या कह रहा है, क्रिप्ट ऑफ लाइबर खून आर फाउंड इन। क्रिप्ट ऑफ लाइबर खून बेसिकली कहां पर देखने को मिलता है, आपके स्प्लीन में, आपके इंटेस्टाइन में, आपके लीवर में या आपके किडनी में। तो बेसिकली करेक्ट आंसर हो जाएगा सर इंटेस्टाइन में। ये क्या होते हैं, लाइबर खून क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और बेसिकली इट इज अ ट्यूबुलर ग्लैंड फॉर्म फ्रॉम द म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन बिटवीन द बेसिस ऑफ द विली। द सेल ऑफ दिस ग्लैंड सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन के अंदर जो जूस होते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उसमें ये क्रिप्ट ऑफ लाइबर खून क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर। लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। अभी मैंने एक फंक्शन बताया कि सर बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो बेसिकली लिपिड को भी डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन यहां पर आपको नहीं है, लिपिड का डाइजेशन वाला ऑप्शन नहीं है। सेकंड क्या है, तो इट मेक द फूड अल्कलाइन, इट मेक द फूड एसिडिक, इट ब्रेक डाउन द फूड एंड नन ऑफ द एबव। तो बाइल जूस या बाइल सॉल्ट, सॉल्ट मतलब बेसिक, सॉल्ट मतलब कैसा पीएच, बेसिक पीएच। तो ये क्या करेगा, बेसिक मतलब अल्कलाइन, तो ये फूड को अल्कलाइन बनाता है। क्योंकि सर क्या है, आपके स्टमक में फूड HCl के कांटेक्ट में आ चुका है, हालांकि यहां पर भी न्यूट्रलाइज हो जाता है फूड, तो उस फूड को अल्कलाइन बनाने का काम किसका होता है, आपका बाइल जूस का होता है। तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ में ये भी याद रखेगा कि बाइल जूस जो है वो सिंथेसाइज लीवर करते हैं, गॉल ब्लाडर इसको स्टोर करता है। यहां पर ये भी क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस कौन स्टोर करता है, तो हम वहां पर आंसर लगा देते हैं लीवर। ये भी याद रखेगा, लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, लेकिन स्टोर कौन करता है जी, गॉल ब्लैडर। और आपको यह भी याद रखना है कि गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। साथ ही साथ में यह भी याद रखना है कि बाइल जूस जो है वो लिपिड का भी डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि बाइल जूस कोई एंजाइम नहीं है, बगैर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिपिड का ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह भी फंक्शन आपको यहां से याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो रिजर्वायर ऑफ बाइल, बाइल इज एन अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द हेपेटोसाइट्स, यानी जो लीवर के अंदर जो सेल होते हैं उसको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, कहां पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड। इन सबका एक मिक्सर है जी, एक्चुअली वो मिक्स होकर के बनते हैं। नेम द साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन, किस साइट पे स्पर्म मैच्योरेट होता है, ग्रोथ करता है, मैच्योर बनता है।
सिंपली मैंने आपको बताया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टिक्यूल सेल है जहां पर ये बनते हैं, ये भी मैंने बताया था। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपके लोक्यूल में प्रेजेंट होते हैं और ईच लोक्यूल हैविंग 3, 4, 5 फोल्डेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में 2 सेल बताया, लेडिक सेल, सर्टोली सेल। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेंगे, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे स्पर्म को। सर स्पर्म मैच्योर कहां होगा? एपिडिडाइमिस में। कहां पर? एपिडिडाइमिस में। और वहां से मैच्योर होकर के वास्ट डिफरेंस के थ्रू अब ये वो टेस्टिस से आगे आएगा जहां पर इसको कॉपर्स ग्लैंड मिलेंगे, इनको प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेंगे, ये सब इनमें फ्लूइड इंसिमिनेट करने का काम करेंगे। तो एक्चुअली एपिडिडाइमिस में क्या होगा? तो सर ये मैच्योर होगा। तो दिस फॉर्म इन फर्स्ट देखें, ये टेस्टिस है, यहाँ एपिडिडाइमिस है, यहाँ से ये वास्ट डिफरेंस में जाएंगे, ये धीरे धीरे आपके क्या होंगे? तो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आएंगे। ये सब दिया गया है जी, ये वास्ट डिफरेंस है। सेमाइनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल क्या करेगा? सीमेन का फॉर्मेशन करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम क्या कहते हैं? कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है पीनस में, यानी ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल आप देखे होंगे कि पीनस से एक फ्लूइड रिलीज होता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वजाइनल ओरिफाइस में इजीली क्या हो जाए? एंटर कर जाए। वजाइनल ओरिफाइस में भी लुब्रिकेशन के लिए एक फ्लूइड रिलीज होगा, वो भी क्वेश्चन में दिया हूं, अभी मैं आपको उसको डिक्टेट करूंगा, ठीक है ना। और बाकी फिर आपको ये स्ट्रक्चर हो गया, ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। वेयर आर द स्पर्म प्रोड्यूस्ड? स्पर्म बनते कहां हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडर्मिस, वास्ट डिफरेंस, टेस्टिकल्स, कहां पे बनते हैं? तो एक और क्वेश्चन मैंने आज वाले ही सीरीज में दिया था कि स्पर्म कहां पर बनते हैं, तो वहां पर आंसर था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर टेस्टिकल्स हैं जहां पर ये क्या होते हैं? बनते हैं। तो ऑप्शन डी इस केस में क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मतलब कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो इट इज द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, टेस्टिकल्स इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है। द टेस्टिस कॉरस्पॉन्ड टू द ओवरीज इन द फीमेल। फीमेल में जो ओवरीज है वही मेल में टेस्टिस है एक्चुअली। द टेस्टिस आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म का ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। ये सिंपली आपके स्पर्म्स का क्या है जी? एक डायग्राम है, इसे टेल कहते हैं, इसे मिडिल पीस कहते हैं, और ये हमारा हेड होता है। हेड में क्या होता है? एक्रोजोमल एंजाइम भी होते हैं। याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं बस। एक्रोजोमल एंजाइम होते हैं जो एक्रोजोम एंजाइम होते हैं जो एक्रोजोमल प्रॉपर्टी कॉज करते हैं, यानी फीमेल के एग के अंदर एंटर करने में, फीमेल के अंदर जो जोना पेलुसिडा वगैरह जो लेयर होता है, एग के बाहर जो लेयर होता है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, तो उस जोना पेलुसिडा के अंदर एंट्री करवाने में ये क्या करते हैं? जो ये आपका हेड वाला पार्ट है स्पर्म का, ये एक्रोजोम वाला जो पार्ट है, ये एंजाइम है, वो एंजाइम जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करता है ताकि स्पर्म सेल अंदर क्या हो जाए? एंटर कर जाए। और जैसे ही कोई एक स्पर्म सेल एंटर करेगा तो फिर से क्या हो जाएगा? वो जो जोना पेलुसिडा है वो लेयर डिग्रेड हो जाता है, ताकि दूसरा, क्योंकि जोना पेलुसिडा के पास ही क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। कौन सा रिसेप्टर? स्पर्म को रिसीव करने की। जैसे ही एक स्पर्म किसी एक एग के अंदर चला गया तो जोना पेलुसिडा डिग्रेड हो जाता है और वो सारे रिसेप्टर डिसअपीयर हो जाते हैं। तो बहुत सारे आपने देखा होगा ना कि एक स्पर्म में आपने सुना होगा कि मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, यानी लगभग 10 लाख सेल होते हैं। जैसे ही किसी एक सेल ने अप्रोच किया तो सारे के सारे सेल, अब रिसेप्टर क्या हो गया? डिसअपीयर हो गया। अब कोई भी वो स्पर्म सेल उसको अप्रोच तो करता है उस एग को, लेकिन वो एग उसको रिसीव ही नहीं करते, रिसेप्टर ही नहीं होता। जब तक बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी, हमने फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, तब तक आगे इंट्रिंसिक एक्टिविटीज ही नहीं होगी, रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। तो ये सब पॉइंट है जो आपको कनेक्ट करके चलना है, वो सारी चीजें याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द वजाइनल ऑरिफाइस? हाँ जी, ये क्वेश्चन है वजाइनल ऑरिफाइस है। जैसा काम कॉपर्स ग्लैंड का होता है, जिसको हम वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जो मेल में होता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल, वही काम वजाइनल ऑरिफाइस के दोनों एरिया में प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, वही काम करते हैं। ये भी विस्कस फ्लूइड रिलीज करते हैं जो सेक्सुअल अराउजल के टाइम, यानी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम में रिलीज होता है, और वजाइनल ऑरिफाइस को क्या करता है? लुब्रिकेट करता है, यानी चिकनाई प्रोवाइड करता है। तो मेल में कॉपर्स यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और फीमेल में यहां पर बताइए वॉर्थोलिन, पीनियल, कुर्कुमिनस और मैमरी। अरे मैमरी तो सर क्या करेगा? बेसिकली मिल्क प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो बेसिकली अच्छा, पीनियल ग्लैंड आपको मालूम है, पीनियल ग्लैंड क्या रिलीज करता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन नींद लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां पर आपको याद रखना है बॉर्थोलिन्स।
बार्थोलिन्स वो ग्लैंड होते हैं जो हमारे कॉपर्स ग्लैंड होते हैं मेल में, वही फीमेल में क्या होते हैं, बार्थोलिन्स होते हैं। तो मेल में भी लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, फीमेल में वजाइनल ऑरिफाइस में लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोजन, वो बार्थोलिन है। तो ये क्या करते हैं, चिकनाई प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखिएगा वजाइनल ऑरिफाइस में बार्थोलिन्स ग्लैंड है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या है जी, बार्थोलिन ग्लैंड वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं। द बार्थोलिन ग्लैंड आर टू वीन शेप, कैसा होता है देखिए यहां पर है, ये दो वीन शेप में होते हैं। एक स्लाइटोरिस क्लूट, जो अपना स्लिटोरिस या क्लाइटोरिस जो भी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो अलग है, वो एक्साइटमेंट कॉज करता है, वो अलग है। जो वजाइनल ऑरिफाइस के ऊपर प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस, वो अलग है। ये यहां पर आपको क्या दे रहा है जी, ग्लैंड दे रहा है, जो आपको दोनों लेबिया मिनोरा यानी लेबिया मेजोरा जो है, उसके बाद मिनोरा है अंदर ऑरिफाइस में प्रेजेंट होता है। द बार्थोलिन ग्लैंड आर टू बीन शेप में होगा, वन ऑफ आइदर साइड ऑफ द वजाइनल ऑरिफाइस, दिस ग्लैंड सीक्रेट क्लियर विस्कस फ्लूइड अंडर सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो कौन प्रोवाइड करता है? जब मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल के केस में, जब मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल में, तो वो फ्लो कौन करता है? तो ऑब्वियस सी बात है सर, वजाइना के थ्रू क्या होता है, वो बाहर आ जाता है ना। ये वल्वा, क्लाइटोरिस, मॉन्स, प्यूबिस, इन सब का रोल नहीं है, सब तो एक्सटर्नल है। तो वजाइना के थ्रू क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो बाहर आता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वजाइना के थ्रू क्या हो जाएंगे, तो ये वजाइना के थ्रू ये बाहर आ जाएंगे, जो भी हमारा ये है। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड एज, सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को हम क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। देन मेंस्ट्रुएशन पीरियड हो जाता है, बाद में मेनोपॉज, लास्ट को हम मेनोपॉज कहते हैं, स्टार्टिंग को हम मेनार्क कहते हैं। तो मेनोपॉज आपका लास्ट है, मेंस्ट्रुएशन यानी जो आपका फर्टाइल पीरियड है वो मेंस्ट्रुएशन कहलाता है, और मेनार्क मतलब अर्ली यानी जो स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुएशन होता है उसको मेनार्क कहते हैं, और ओवुलेशन मतलब ओवम का रिलीज होना, वो ओवुलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनार्क, क्योंकि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो की बात हो रही है, ठीक है। तो मेनार्क यानी कि अर्ली स्टेज में, यानी 11-12 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स में, 12 to 50 ईयर्स ओल्ड में लगभग मेंस्ट्रुएशन होता है, देन 50 ईयर्स के बाद क्या आ जाता है, मेनोपॉज आ जाता है, ठीक है ना। तो ये तीनों आपको एज वाइज आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लीड टू अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, कौन लीड करता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, इम्प्रॉपर स्लीप, स्टडी प्रेशर। आपने पढ़ा होगा कि फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन, जैसे मैं बात करूं मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनिया से होता है। स्पर्मेटोगोनिया होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है, वो आफ्टर प्यूबर्टी यानी जब हम किशोरावस्था में आ जाते हैं, प्यूबर्टी स्टेज में मेल आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से याद रखना, स्पर्म यानी स्पर्मेटोजेनेसिस वहां पर होता है। लेकिन फीमेल के केस में एक सेल होता है प्रीमोडियल सेल, कौन सा होता है, प्रीमोडियल सेल, यानी जो ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, ओवुलेशन नहीं oogenesis कहेंगे, सॉरी, ओवुलेशन का मतलब हुआ ओवरी से ओवम का बाहर आना, oogenesis का मतलब होता है ओवम का बनना, एग का बनना, दैट इज द oogenesis। तो oogenesis जो होता है फीमेल में, वो प्रीमोडियल सेल के अंदर होता है, और ऐसा कंसेप्ट है उसका कि वो oogenesis जब प्रीमोडियल सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है तो प्राइमरी oocyte बनते हैं, और ये प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्ट हो जाता है, यानी जब फीमेल अपनी मॉम के यूट्रस के अंदर होते हैं, यानी जब उनका जन्म भी नहीं होता। जैसे मान के चलो कोई प्रेग्नेंट वीमेन है और उनकी यूट्रस के अंदर कोई फीमेल डेवलप कर रही है, यानी कोई डॉटर है, लड़की है उसके अंदर, तो उस केस में जब वो अपनी माँ के अंदर ही है, यूट्रस में ही है, तभी सारे के सारे ओवम बन करके तैयार हो जाते हैं। जन्म के बाद ओवम नहीं बनता है फीमेल के केस में। स्पर्म में, मेल के केस में क्या होता है कि स्पर्म 12-13 साल यानी जब हम प्यूबर्टी में आते हैं उसके बाद बनना शुरू होता है, और टिल द डेथ बनता है, यानी जब तक हमारी डेथ ना हो जाए तब तक स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है, जन्म के पहले फीमेल के अंदर वो ओवम बन करके तैयार हो जाता है, हाफ ऑफ द प्रोसेस तैयार हो जाता है, और अराउंड 500 to 600 ऐसा ओवम वहां पर मैच्योर होता है। जैसे ही वो प्यूबर्टल एज में आती है, यानी जब गर्ल्स 11 ईयर 12 ईयर्स के ओल्ड में आते हैं, उनके अंदर जब मेंस्ट्रुएशन उनके अंदर जब प्यूबर्टल यानी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब रिलीज होना शुरू हो जाता है, ये सब आना शुरू हो जाता है, FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तब वो जो आपका प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि फीमेल में जन्म के पहले ही बन करके तैयार हो जाते हैं, जन्म के बाद नहीं बनता है, और वो एग बाद में आफ्टर प्यूबर्टी
प्यूबर्टी यानी 11-12 ईयर्स के बाद फीमेल में हर एक महीने में एक एग क्या होता है, ओवरी के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है ना। हर महीने में एक एग रिलीज होता है। अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाए यानी किसी स्पर्म से फ्यूज्ड हो जाए तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा, और अगर वो फर्टिलाइज ना हो जाए तो वो वही एग क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो के थ्रू क्या होता है, हर महीने एक एग यानी एक ओवम क्या होता है, बॉडी से बाहर हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर सुनिए, कब मेंस्ट्रुएशन होगा, जब फर्टिलाइज एग नहीं होगा। फर्टिलाइज्ड अगर एग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अनफर्टिलाइज्ड एग। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी को मालूम था, बस मेरे को वो कंसेप्ट बताना था। प्रीमोडियल सेल इन केस ऑफ फीमेल, oogenesis, एंड स्पर्मेटोगोनियम सेल इन केस ऑफ मेल, दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। तो वो कनेक्ट करना था वो दोनों सेल से, इसलिए मैंने आपको इनको थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको कवर करा दिया, ठीक है ना। द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज अ नेचुरल फिनोमेना। मेंस्ट्रुएशन अकर्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जब एग नहीं फर्टिलाइज होता, एंड द थिक यूट्रस लाइनिंग ब्रेक, यानी जिस यूट्रस में जाकर के एग इंप्लांट होता है, बॉडी को बाद में पता चलता है कि एग तो हमारे काम का है नहीं, तो वो लाइन ब्रेक होता है जिसके कारण एग बाहर आते हैं, और लाइन यानी मेट्रियम जो हमारा लेयर है वो टूटने के कारण ब्लीडिंग होती है, ब्लड क्या होते हैं, बाहर आते हैं। ये सारे पॉइंट आपको मालूम है कि इनर जो लेयर है एंडोमेट्रियम वो क्या करता है, आगे जाकर के ब्लड शेड करता है, ब्लड की शेडिंग होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिट्यूटरी हार्मोन्स पीक ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज आपका 15 to 28 डेज का जो लास्ट स्टेज हमारा होता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड का, वो एक्चुअली क्या होता है, ल्यूटियल फेज होता है। तो ल्यूटियल फेज में कौन सा हार्मोन पीक पे होता है, ल्यूटिनाइजिंग, एफएसएच, बोथ एलएच एंड एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन। यानी फीमेल में जब ल्यूटियल फेज होता है, यानी जब लेयर का फॉर्मेशन होगा, फिर से नए सेल का बनना शुरू होगा, तो उस केस में यानी 15 to 28 डेज वाला जो हमारा पीरियड है वो एक्चुअली क्या होता है, ल्यूटियल फेज कहलाता है। तो उस ल्यूटियल फेज में कौन सा हार्मोन पीक पे होगा, यानी सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में रिलीज होगा, तो आपको याद रखना है सर, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है। एलएच का लेवल कब हाई होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर आएंगे, ओवुलेशन। एलएच क्या करवाएगा, ओवुलेशन। ओवुलेशन जो होता है यानी 14 डेज ऑन एन एवरेज, आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो एलएच क्या करवाएगा, ओवुलेशन करवाता है ग्राफियन फॉलिकल से, और वही उसी टाइम ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी अभी आपको डिक्टेट किया। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा जब हम ल्यूटियल फेज में जाएंगे। ल्यूटियल इट मींस 15 to 28 डेज का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज द एलएच एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच लेवल डिक्रीज, इन दोनों का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द रप्चर्ड फॉलिकल क्लोजेस आफ्टर द रिलीजिंग द एग एंड फॉर्म अ कॉर्पस ल्यूटियम व्हिच प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाएगा कौन, कॉर्पस ल्यूटियम में आगे जाकर के एंडोमेट्रियम थिकनेस एंड द यूटेराइन ग्लैंड बिकम्स सिक्रेटरी टू प्रिपेयर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। तो वो लेयर जो डैमेज हुआ है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, उसको फिर से ग्रोथ करवाया जाता है, फिर से रिपेयर करने का काम होता है लूटियल फेज में। और ये डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज का ये आखिरी क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन इन द फीमेल इज नोन एज। फीमेल में एग बनने को क्या कहेंगे, जस्ट मैंने बताया oogenesis। कहां पर होगा, प्रीमोडियल सेल में होगा। हाफ ऑफ द प्रोसेस बर्थ के पहले, बिफोर द बर्थ, और हाफ ऑफ द प्रोसेस आफ्टर प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी के बाद होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, oogenesis प्रोसेस, जहां पर ओवम यानी एग का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis इज द टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस थ्रू द व्हिच ओवा आल्सो कॉल्ड एज द फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड द प्रोड्यूस्ड फीमेल गैमेट्स एग इज नोन एज ओवम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यहां पर दिया गया है प्राइमोडियल सेल से प्राइमरी oocyte, देन प्राइमरी oocyte कमेंसिंग मैच्योरेशन, मैच्योरेट होगा, फिर सेकेंडरी oocyte बनाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी डिग्रेड हो जाएगा, या आगे जाकर के एक इसमें से क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, 4 में से एक मैच्योर होते हैं। कभी मैं प्रोसेस को डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये आपका आज का जो सीरीज था जी, तेजस्वी, जिसमें हमने एचएपी सब्जेक्ट यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टोटल 30 क्वेश्चंस को मैंने आपको सॉल्व करवाया। उसके सॉल्यूशन, उसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे मैंने एक सही टाइम पे, या एक हम कह सकते हैं कि एक मिनिमम ड्यूरेशन में लगभग सारे कंसेप्ट को अप्रोच करने की कोशिश किया, और लगभग उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवाया जो आपको इन टॉपिक से रिलेटेड है, जहां से ऑलमोस्ट सारे जो इनके कंसेप्ट हैं वो कवर हो जाएं। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।
अगले सीरीज के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग GDC एंड सपोर्टिंग GDC। थैंक यू वंस अगेन।